फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसे कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कंजम्पशन और इनकम के बीच में रिलेशनशिप बताता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ फंक्शन फोकसेस ऑन द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम। कई बुक्स में इसको इनकम भी कहा गया है, कई बुक्स में डिस्पोजेबल इनकम भी कहा गया है। तो ये कंजम्पशन फंक्शन है जिसमें हम लिखते हैं कि सी इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन इनकम, या इसी को डिस्पोजेबल इनकम भी लिख सकते हैं। वाई डी इधर डिस्पोजेबल इनकम है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कंजम्पशन की इक्वेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। कई बुक्स में जो लिखा हुआ है वो सी बार लिखा हुआ है, कई बुक्स में सी जीरो भी लिखा हुआ है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सी बार भी हो सकता है और सी जीरो भी हो सकता है। तो ये होता क्या है, सबसे पहले सी बार या सी जीरो क्या होता है। सी बार को कहते हैं हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जो इनकम जो मर्जी हो आपने खरीदनी ही खरीदनी है, खानी है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो आपने पूरी करनी है, चाहे आपकी इनकम ज्यादा है या इनकम कम है, तो उसको सी बार से डिनोट किया गया है। तो बाकी जो पोर्शन है, ये जो बी वाई है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जो पैसे पे डिपेंड करती है, इनकम पे डिपेंड करती है। अगर आपकी इनकम होगी तो आप कंज्यूम कर लोगे, अगर इनकम नहीं होगी तो नहीं कंज्यूम करोगे। फॉर एग्जांपल, रोटी तो खानी है, और अगर पैसे होंगे तो पिज्जा खा लोगे, नहीं पैसे होंगे तो नहीं खाओगे, वो आपके इंड्यूस्ड कंजम्पशन पे आ गई। ठीक है। अब यहाँ जो ये जो बी टर्म है ना, बी को हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं। मगर मैंने यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी मैंने आपसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए आपको समझ ही नहीं आएगा। तो जब मैं एमपीसी का टॉपिक डिस्कस करूंगा तो साथ ही ये इक्वेशन भी दोबारा लिख लूंगा और आपको समझा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसका टेबल डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकम है 0, 10, 20, 30, 40। मान लो ये कंजम्पशन है, इनकम है, सॉरी। तो जो भी कंजम्पशन है, इनकम 0 होगी फिर भी कुछ ना कुछ तो खाओगे ही। ठीक है, चाहे बोरोइंग करके खाओ या जहां मर्जी से खाओ। तो कंजम्पशन कितनी होगी, 4। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, अगर हम ये एज्यूम करें कि ये कांस्टेंट रेट से ही बढ़ती है, तो ये इस तरीके से 4, 8, 12, 16, 20 इस तरीके से बढ़ रही है। तो इसमें मेन चीज क्या है समझने वाली, कि जब इनकम 0 होती है फिर भी कंजम्पशन 0 नहीं होती, कंजम्पशन कुछ ना कुछ होती है। तो आपको इसको जब एक्सप्लेन करना है पेपर में तो 3 to 4 लाइंस लिखनी है इसके ऊपर, बाहर से कुछ नहीं लिखना। यही लिखना है कि इनकम 0 थी तो कंजम्पशन 4 थी, मिनिमम नीड्स तो पूरी करनी है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन ऑल्सो बढ़ेगी, बट लेस देन प्रोपोर्शनेट, मतलब इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कम रेट से बढ़ती है। अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। नीचे लिखा हमने इनकम, यहाँ लिखा कंजम्पशन, ये इस टाइप से बन जाएगा कंजम्पशन। अब याद रखना, ये जो है इनकम 0 है फिर भी इतनी कंजम्पशन थी, इसको मिनिमम कंजम्पशन कहेंगे। ठीक है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, आपको पता है ना, इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी लगातार बढ़ती जा रही है। मगर इसमें 2-4 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। पहली चीज़ ये कि ये जो डायग्राम है ना, इसकी जो ये जो कंजम्पशन है, इसकी जो स्लोप है ये ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जानी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। आपको थोड़ी 45 डिग्री से सही कम रखनी है, और बिल्कुल भी पैरेलल नहीं कर देनी, वो भी गलत हो जाएगा। समझ गए बात। अब इसको कंजम्पशन कर्व दे देते हैं, और ये देखो इनकम 0 है फिर भी इतनी कंजम्पशन है ना, तो इस कंजम्पशन को क्या कहते हैं हम, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। अभी जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, इनकम 0 है फिर भी आप खा रहे हो, तो पैसा कहाँ से आ रहा है, या तो आप रिटायर हो गए तो अपनी पास्ट सेविंग्स को इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। और अगर रिटायर नहीं हुए तो आप क्या कर रहे हो, करंट बोरोइंग्स बोरो कर करके कंज्यूम कर रहे हो। जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो भी, तो घर वालों से बोरो कर रहे हो, फ्यूचर में उनकी मदद तो करनी है ना, अगर नहीं करोगे तो फिर तो आपके ऊपर लानतें बरसेंगी। ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने समझा दी कि ये इस तरीके से होती है। एक और चीज़ बता रहा हूँ कि जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो ये कंजम्पशन फंक्शन नॉन लीनियर भी हो सकता है, थोड़ा इस टाइप से भी जा सकता है। तो वहाँ देख के डरना मत, ये भी इसका मतलब भी यही है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन तो बढ़ रही है मगर कम बढ़ रही है। ठीक है। तो फिलहाल मैं लीनियर ही डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद एक और टॉपिक मैं डिस्कस करता हूँ जिसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। जो कंजम्पशन कर्व की स्लोप क्या होती है, पूरी इकोनॉमिक्स में अगर आपने किसी भी चीज़ की स्लोप निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक है। तो अगर मैं कंजम्पशन कर्व यहाँ पे बनाता हूँ, ये मान लो कंजम्पशन कर्व है, मैंने 45 नहीं बनाई, थोड़ी सी नीचे ही बनाई है। यहाँ पे लिख देते हैं इनकम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे लिख लेते हैं कंजम्पशन। तो अगर मुझे इसकी स्लोप निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए पॉइंट पे इतनी इनकम है और इतनी कंजम्पशन है, बी पॉइंट पे इनकम बढ़ गई, यार ये वाई 3-4 बार हो गए तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ कंजम्पशन इतनी होगी, इसको C1 ले लेता हूँ, इसको C2 ले लेता हूँ। अब तो इसको देखें तो चेंज इन वाई एक्सिस में चेंज इन कंजम्पशन तो ये आ गई, तो ये आ गया चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ये चेंज इन इनकम है,
वाई एक्स एक्सिस पे, तो मैं चेंज इन इनकम यहाँ लिख लेता हूँ। तो बेसिकली चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम को एमपीसी कहते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी चीज़ की स्लोप निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो चेंज इन वाई एक्सिस जो है C1 C2 डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई एक्सिस Y1 Y2। इसको हम फर्दर शेखी मारने के लिए इसको डॉटेड लाइन लगा दें, इसको B दे दें, C तो दिया ही हुआ है, इसको D दे देते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि जो चेंज इन कंजम्पशन है वो है BD डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम है AB। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। B को मैं अच्छे से लिख लेता हूँ AB। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सिंपल वर्ड्स में क्या होता है ये एक्सप्लेन करूंगा। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सिंपल वर्ड्स में क्या है, इट रेफर्स टू अ स्केड्यूल। ये एक स्केड्यूल है। स्केड्यूल क्या होता है, एक टेबल that shows the relationship between different levels of income and different levels of consumption। ये एक ऐसा टेबल है जो आपको बताया कि टेबल में इतनी इतनी कंजम्पशन है एट इतनी इतनी इनकम। वो मैंने नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन किया हुआ टेबल। तो अब हम एक डेफिनेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मैकडॉगल ये क्या कहते थे, द स्केड्यूल दैट रिलेट्स द कंजम्पशन टू डिस्पोजेबल इनकम। ये एक ऐसा स्केड्यूल है, स्केड्यूल मतलब टेबल, जो कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम के बीच में रिलेशनशिप बताता है। इट इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और द कंजम्पशन फंक्शन, इसको उन्होंने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहा है और कंजम्पशन फंक्शन भी कहा हुआ है। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हैज टू टेक्निकल एट्रीब्यूट्स। कौन कौन से होते हैं, एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले एक टेबल जो कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का है, इसमें हमें इनकम और कंजम्पशन के बारे में डिटेल्स दी हुई हैं कि इनकम जीरो है तब भी कंजम्पशन इतनी है, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ रही है मगर कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रही है। तो इसके अंदर अगर हम चलें तो कंजम्पशन फंक्शन इस टाइप का बनने वाला है कि जब इनकम जीरो थी फिर भी कंजम्पशन 4 थी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे हमने लिख लेना है पॉइंट ऑफ ओरिजिन 2 बार हो गया। यहाँ पे हमने लिख लेना है इनकम और साइड पे लिख लेनी है हमने कंजम्पशन, ठीक है। तो बेसिकली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें क्या बताता है, यह हमें बताता है कि वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम और वेरियस लेवल ऑफ कंजम्पशन में आपस में क्या रिलेशन है। ये एक ऐसा टेबल है जो हमें शो करता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिस्पोजेबल इनकम या डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंजम्पशन में आपस में रिलेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, मैं आपको एपीसी और एमपीसी डिस्कस करने वाला हूँ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो एपीसी होती है और एपीसी कैपिटल में ही लिखते हैं। अब सिंपल वर्ड्स में किसी को समझाना है तो एपीसी क्या होता है पहले वो बताता हूँ, फिर टेक्निकल टर्म्स पे जाऊंगा। एपीसी का मतलब होता है कि आप ऑन एन एवरेज अपनी तनख्वाह के ऊपर, मतलब अपनी तनख्वाह का कितना परसेंट खर्च करते हैं कंजम्पशन के ऊपर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप अपनी तनख्वाह का कितना परसेंट कंजम्पशन पे खर्च करते हैं उसे हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। अब इंग्लिश की टर्म्स में, टेक्निकल टर्म्स में, इट इज़ अ रेशो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। ये कंजम्पशन और इनकम की रेशो है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ द रेशो बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि आपने खर्चा कितना किया, एंड डिस्पोजेबल इनकम। तो इसकी जो फॉर्मूला है वो ये हो सकता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज कंजम्पशन ओवर इनकम या कंजम्पशन ओवर वाईडी, मतलब डिस्पोजेबल इनकम, एक ही बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका टेबल और डायग्राम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम है 100 200, कंजम्पशन है 80 150। अब ये बात याद रखना, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन, जितनी इनकम बढ़ी है उतनी नहीं बढ़ती, ठीक है। इनकम अगर बढ़ती है तो कंजम्पशन कम बढ़ती है। ये कीन्स, जेएम कीन्स हुए हैं, उन्होंने एक लॉ दिया है, लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन या कीन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अगर मुझे एपीसी निकालनी है तो एपीसी का फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन ओवर इनकम। तो ये हो गया 80 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.8, मतलब मैं अपनी तनख्वाह का 80% खर्च करता हूँ, ठीक है, कंजम्पशन के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है 150 डिवाइडेड बाय 200, तो इसमें कितना खर्च करता हूँ, 0.75। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन पे जो आपकी परसेंटेज होती है वो गिर जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जितनी इनकम बढ़ी है। पहले से तो बढ़ जाएगी मगर उतनी नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल आपकी तनख्वाह 1 लाख है और आपका खर्चा जो है वो 80,000 है। अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख से 1 लाख है तो 80,000 खर्च करते हो तो 80% अपनी तनख्वाह खर्च कर देते हो। अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख से 1 करोड़ हो जाती है, ठीक है, तो क्या आप 80 लाख खर्च करेंगे? 80% तो नहीं कर पाएंगे ना। तो जितने भी अमीर अमीर लोग हैं वो खर्चा करते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी पे उड़ाते हैं, मगर जितनी उनकी इनकम होती है उतनी ज़्यादा कंजम्पशन नहीं बढ़ पाती। समझ गए बात। तो अब अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करूं तो ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे मैं लिखूंगा कंजम्पशन
और इस साइड लिखूंगा मैं इनकम। तो मान लो मैंने इनकम ले लिया 100, इसको डबल कर लेते हैं तो 200 होगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 40, 40 के बाद 80, 80 के बाद 120, 120 के बाद 160। तो इनकम थी 100, कंजम्पशन थी 80, ये वाला पॉइंट हो गया। इनकम थी 200, कंजम्पशन 150, तो 160 के नीचे हो जाएगा थोड़ा। तो अगर मैं इसमें डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये बनेगी कंजम्पशन कर्व। ओहो, पॉइंटों से नहीं निकल पाई। तो पॉइंट से अगर मैं निकालूँ तो ये बनेगी आपकी कंजम्पशन कर्व CC। तो ए पॉइंट पे अगर हम देखें तो ए पॉइंट पे APC कितनी है 0.8, बी पॉइंट पे अगर APC देखें तो कितनी है 0.75। तो इस तरीके से हम कंजम्पशन जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, इनकम के बढ़ने से APC हमेशा गिरती है। जब भी इनकम बढ़ेगी तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिरेगी, मतलब जितना परसेंट आप पहले खर्च कर रहे हैं उतना परसेंट आप खर्च नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कंजम्पशन फंक्शन का एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो MPC होती है, और ये 3 वर्ड्स आपने कैपिटल में लिखने हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि जब भी इनकम में चेंज आएगी तो कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, कि इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में जितना भी चेंज आता है उसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में इट इज चेंज इन कंजम्पशन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम या ड्यू टू चेंज इन इनकम। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से भी हो सकता है कि डेल्टा C बाय डेल्टा Y, मतलब चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो चलिए इसका टेबल एंड डायग्राम करते हैं। टेबल में सबसे पहले इनकम है 100, 200, 300, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, मगर आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक करें, उसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी मैक्रो की जितनी मैंने अब तक बनाई है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चेंज इन कंजम्पशन। इससे पहले कंजम्पशन कितनी थी हमें नहीं पता, इसलिए डैश लगा देते हैं। इसमें कंजम्पशन में चेंज आया 70, नेक्स्ट में चेंज आया 50। इसके बाद चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज इससे पहले कितनी थी नहीं पता, इसमें चेंज आया 100 और फिर से चेंज आया 100। तो अगर मैंने MPC निकालनी है तो इसका फॉर्मूला है चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। तो अगर मैं इसको देखूं तो 70 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.7, और फिर 50 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 0.5। तो ये भी क्लियर हो जाता है कि जब भी हमारी इनकम बढ़ती है तो MPC भी गिरती है। समझ गए बात? APC भी मैंने कहा था गिरती है और MPC भी हमेशा गिरती है। अब इसका अगर मैंने डायग्राम बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो इसको। यहाँ पे हमने लिख दिया कंजम्पशन और यहाँ पे हमने लिख दिया इनकम। अब ध्यान से समझना ये डायग्राम। मान लो मेरी कंजम्पशन ये है, ठीक है, और इनकम है इतनी। अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, मगर कंजम्पशन कम बढ़ेगी, C1 तक जाएगी सिर्फ। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है? चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है, और ये चीज़ क्या है? चेंज इन इनकम। ठीक है, अब मैं इसको एक कर्व बनाता हूँ। तो कर्व को मैं दोनों पॉइंट से निकालता हूँ। ये कंजम्पशन कर्व है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो MPC का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। तो कंजम्पशन में चेंज कितना है? C1, और इनकम में चेंज कितना है? Y1। ठीक है, अगर मैं थोड़ा ये तो हमारी MPC निकल गई। अगर मैं थोड़ा शो ऑफ करने के लिए जाऊँ तो शो ऑफ करते हैं तो थोड़ी शेखी वगैरह मारते हैं अपनी। इसको पॉइंट ले लेते हैं B, इसको D ले लेते हैं। तो अगर मैं देखूँ इसके अंदर तो ये क्या है? ये हमारा चेंज इन कंजम्पशन। तो चेंज इन कंजम्पशन कितना है? AB। और ये हमारा क्या है? ये है हमारा चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम कितना है? BD। तो MPC का ये फॉर्मूला भी निकल सकता है BD बाय AD। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज़ की स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होता है? ढलान। तो स्लोप निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन Y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन X एक्सिस। ये इसका फॉर्मूला होता है स्लोप का। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन Y एक्सिस। Y एक्सिस में चेंज कितना है? AB डिवाइडेड बाय X एक्सिस में चेंज कितना है? BD। तो ये इसकी स्लोप भी तो हुई ना। तो सिंपल वर्ड्स में अगर किसी को समझाना है तो MPC क्या होती है? स्लोप। स्लोप किस चीज़ की? स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, अपने पेपरों में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है, किस किस तरीके से ये
किया जाता है इसको टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेविंग फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। तो सेविंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो सेविंग और इनकम में रिलेशनशिप शो करता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सेविंग फंक्शन स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो सेविंग और इनकम में रिलेशनशिप डिस्कस करता है, या ये हमें बताता है कि सेविंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम कितनी होती है, इनके बीच का आपस का रिलेशन। तो मेन चीजें क्या है कि कितने कितने लेवल ऑफ इनकम पे कितने कितने लेवल ऑफ सेविंग होगी, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसे हम सेविंग फंक्शन कहते हैं। तो चलिए इसका टेबल एंड डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसका टेबल, मान लो इनकम दी है 0, 10, 20, 30, 40। तो मैंने कंजम्पशन इसलिए लिखी है कि कंजम्पशन के थ्रू ही हम सेविंग निकालेंगे। कंजम्पशन मैंने 4 से इंक्रीज कर दी। तो सेविंग्स क्या होता है, इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम थी 0, कंजम्पशन थी 4, तो सेविंग क्या होगी, नेगेटिव। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि जब इनकम 0 होती है तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो होगी ही। जो कंजम्पशन आप कर रहे हैं वो आपकी नेगेटिव सेविंग्स में जाती है। सेविंग्स नेगेटिव होती हैं शुरू शुरू में जब आपकी इनकम 0 होती है। कईयों की इनकम बढ़ जाती है फिर भी सेविंग नेगेटिव ही रहती है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में ऐसा क्यों होता है। तो सिंपल वर्ड्स में जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, सेविंग्स बढ़ रही है, तो आपको इसमें डायग्राम बनाना है इस तरीके से कि शुरू में सेविंग्स नेगेटिव होंगी, बाद में सेविंग्स पॉजिटिव होंगी। इस लेवल ऑफ इनकम पे अगर इतनी इनकम है आपकी तो सेविंग आपकी 0 हो जाएंगी। ठीक है, अब ये सेविंग्स नेगेटिव क्यों हुई? सेविंग्स नेगेटिव इसलिए हुई क्योंकि जब आपकी इनकम 0 थी फिर भी आपने ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो करनी थी ना, रोटी कपड़ा तो खाना ही है ना। तो आप क्या करते हो, आप ये जो मिनिमम नीड्स हैं इनको पूरा करने के लिए या तो किसी से कर्जा लेते हो, ठीक है, या घर वालों से आप बोरिंग्स कर रहे हो, फ्यूचर में उनको जब वो बूढ़े हो जाएंगे उनको वापस भी तो करने हैं ना, उनकी भी तो ऐसे हेल्प करनी है। तो या तो आप अपनी सेविंग्स कम कर रहे हो, रिटायर्ड हो चुके हो तो बैंक से पैसे निकाल रहे हो तो भी सेविंग्स नेगेटिव हो जाती हैं, या दूसरी तरफ से आप बोरोइंग्स कर रहे हो। अगर बोरोइंग्स कर रहे हो तो भी तो फ्यूचर में रिटर्न करनी है, तो फ्यूचर सेविंग्स तो आपकी कमी होगी ना। तो इसलिए शुरू शुरू में नेगेटिव होती है और बाद में जैसे जैसे इनकम ज्यादा बढ़ती है तो ये आपकी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि शुरू शुरू में सेविंग्स नेगेटिव होती हैं। इसको अगर हम फर्दर चलें तो इसको मैं इस इक्वेशन से भी डिनोट कर सकता हूं। ये इक्वेशन क्या है, सेविंग इज इक्वल्स टू माइनस सी बार। मतलब जो भी सी बार आपने करनी थी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, अगर आपको ये नहीं पता लग रहा है सी बार क्या है तो आप पुरानी वीडियोस में जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें मैंने कंजम्पशन फंक्शन डिटेल में डिस्कस किया है, उसके अंदर से ये इक्वेशन बनी है। तो ये माइनस सी बार क्या होता है, माइनस सी बार सिंपल वर्ड्स में जो मिनिमम कंजम्पशन करनी है वो सेविंग्स को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देती है। क्योंकि अगर आपकी इनकम 0 है, फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम पे कईयों की इनकम 0 होगी, फिर भी कंजम्पशन तो करनी है ना, मिनिमम नीड्स तो खानी है, इसीलिए यहाँ माइनस सी बार लिखा है कि जो माइनस सी बार है ना, मतलब जो कंजम्पशन है ना, ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो करनी है, ये सेविंग्स को कहीं ना कहीं कम कर देती है या नेगेटिव कर देती है। उसके बाद है 1 माइनस बी वाई। 1 माइनस बी, ये जो इसमें जो बी था, बी को कहते थे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ये जो 1 माइनस बी है मतलब 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसके लिए आपको आने वाले टॉपिक्स में जो मैं डिस्कस करूंगा, एमपीसी और एमपीएस का रिलेशनशिप, वो देखना बहुत जरूरी है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं मिल जाएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये भी सेविंग फंक्शन हो सकता है कि माइनस सी बार। माइनस सी बार का मतलब है कि जो सेविंग्स है वो आपकी शुरुआत में नेगेटिव रहेंगी क्योंकि आपने मिनिमम नीड्स को पूरा करना है, प्लस 1 माइनस बी जो कि एमपीएस दिखाता है इनटू इनकम। अगर आपको कंजम्पशन फंक्शन बनाना है तो इन टर्म्स में बनता है सी बार प्लस बी वाई। इधर बी क्या होता है, एमपीसी। तो हम सेविंग फंक्शन को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। आई होप। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक नया टॉपिक है, प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव इज अ स्केड्यूल, ये एक ऐसा स्केड्यूल मतलब टेबल है, शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। तो सिंपल वर्ड्स में ये सेविंग और इनकम का रिलेशनशिप बताता है डिफरेंट लेवल्स पे कितना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एट डिफरेंट लेवल्स, यहां तक लिख सकते हो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि दो बार इनकम हो गया। तो सिंपल वर्ड्स में प्रोपेंसिटी टू सेव इज अ शेड्यूल, मतलब ये एक ऐसा टेबल है जो आपको रिलेशनशिप शो करता है इनकम एंड सेविंग्स का एट डिफरेंट लेवल्स, मतलब डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेविंग क्या होंगी। इसको सेविंग फंक्शन से भी दिखाया जा सकता है कि सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ये हमें सबको पता है कि जब भी इनकम बढ़ती है तो सेविंग्स भी बढ़ती है और जब इनकम कम होती है सेविंग्स कम होती है। यहाँ वाई मैंने इनकम को लिया हुआ है और एस मैंने सेविंग्स को लिया हुआ है। अब इसको अगर डिफाइन करना है, अगर आपको क्वेश्चन आ गया और आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आपको पीटरसन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते थे कि सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव
उन्होंने कहा कि दोनों एक ही बात है। मे बी डिफाइंड एज अ स्केड्यूल, ये एक ऐसा टेबल है विच शोज अमाउंट्स दैट विल बी सेव्ड, जो आप सेविंग करोगे एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। तो वो कहते थे प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन एक ही बात है, जो हमें शो करता है, एक ऐसा स्केड्यूल टेबल है जो हमें शो करता है कि आप अलग अलग तनख्वाह पे अलग अलग सेविंग्स कितनी करोगे। अब इसकी दो काइंड्स आ जाती हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करूंगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है एपीएस, और ये तीनों वर्ड्स कैपिटल में होंगे। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता क्या है, पहले ये सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज आप अपनी तनख्वाह का कितना परसेंट सेव करते हो। अगर टेक्निकल टर्म्स में इसको डिस्कस करें तो इट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स एंड इनकम। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। तो फिर से मैं बता रहा हूं, बेसिकली ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता है परसेंटेज ऑफ इनकम विच इज सेव्ड, कि आप अपनी तनख्वाह का कितना परसेंट सेव करते हो। तो चलिए इसका टेबल एंड डायग्राम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है 100 और सेविंग है 20, तो एपीएस कितनी हुई, ये होगी सेविंग ओवर इनकम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 0.2, और नेक्स्ट आ गया 50 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज 0.25। तो कहने की बात ये है कि आपकी जब इनकम 100 थी तो आप 20% सेव कर रहे थे, अब आपकी इनकम 200 हो गई है तो आप 25% सेव कर रहे हैं। तो जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी सेविंग की कैपेसिटी या परसेंटेज बढ़ जाती है। इसलिए अमीर लोग, इतने जो ज्यादा अमीर होते हैं उनके पास इतना ज्यादा पैसा होता है कि वो सारा खर्च नहीं कर पाते, इसलिए उनकी सेविंग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अगर मैं इसको डायग्राम में एक्सप्लेन करूं तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे मैं दे दूंगा सेविंग्स और यहाँ पे मैं दे दूंगा इनकम। तो इनकम हमें शो करनी है 100 200, तो ये मैं बराबर बराबर ले लेता हूँ 100 200। सेविंग्स ले लेता हूँ, ये होगी 20, ये होगी ये 40, यहाँ तक हो गया 60, बराबर बराबर आप ले लेना। 100 के सामने मैंने 20 प्लॉट कर दिया और 200 के सामने 50 प्लॉट कर दिया। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिलाता हूँ, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। ये जो है ये हमारा सेविंग कर्व है एसएस, और फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ए पॉइंट पे एपीएस कितना हुआ 0.2, 20% सेव करते थे। जैसे आपकी इनकम बढ़ी बी पॉइंट तक चले गए आप, तो जब 200 होगी तो एपीएस कितना हो गया 0.25। तो इट इज क्लियर कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपकी सेविंग की कैपेसिटी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूं जिसे कहते हैं एमपीएस। एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एमपीएस की जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे कैपिटल में लिखने, एम पी और एस तीनों वर्ड्स कैपिटल में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ये है क्या। अगर आपकी इनकम में चेंज आया तो कंजम्पशन में चेंज आएगा ना, ऑब्वियसली आएगा। वैसे ही अगर आपकी इनकम में चेंज आया तो सेविंग में भी चेंज आएगा। तो जब भी इनकम के चेंज होने से सेविंग्स में चेंजेस आती हैं उसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में इट इज चेंज इन सेविंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज अ रेशियो ऑफ डेल्टा एस मतलब चेंज इन सेविंग एंड डेल्टा वाई दैट इज चेंज इन इनकम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। कुछ लोग इसको चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम भी कह देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसका टेबल डायग्राम करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में टेबल आपको दिया हुआ है 100 200 300, सेविंग दिया हुआ है 20 50 एंड 100। तो आपको दिख रहा होगा कि सेविंग इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। तो हमेशा जब भी इनकम बढ़ती है तो सेविंग इंक्रीजिंग रेट से ही बढ़ती है। तो सबसे पहले चेंज इन सेविंग निकालते हैं। इससे पहले सेविंग कितनी थी हमें नहीं पता, डैश इसमें सेविंग कितनी है 30, इसमें सेविंग कितनी है 50। तो मैं इसको रब कर लेता हूं ताकि यहाँ ज्यादा गंद मंद ना पड़े। ठीक है, तो चेंज इन इनकम इससे पहले कितनी थी हमें नहीं पता, इसमें चेंज कितना है 100 का और नीचे भी चेंज कितना है 100 का। तो इसको भी मैं रब कर लेता हूँ। तो इसके बाद अगर मैं एमपीएस निकालता हूं तो उसका फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो फर्स्ट का आ गया डैश, ये आ गया 0.3, ये आ गया 0.5। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द गिवन टेबल कि जब भी इनकम बढ़ती है तो एमपीएस भी बढ़ती है। समझ गए बात, इनकम के बढ़ने से एमपीएस भी बढ़ती है। अगर मुझे इसे डायग्राम में एक्सप्लेन करना है तो आप ध्यान से देखना, मैं इसका डायग्राम बनाने वाला हूं। यहाँ पे मैं लिखूंगा सेविंग्स और इस साइड लिख लूंगा इनकम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेन का कलर चेंज करता हूं और कह देता हूं कि ये सेविंग्स है और ये मेरी इनकम लेवल है। सीधी लाइन नहीं खींचेगी क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है यहाँ पे, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो अगर इनकम इतनी है
मान लो 10% बढ़ी तो सेविंग 10% से ज़्यादा बढ़ेगी। तो बेसिकली आपको शो कि क्या करना होता है, इधर यही शो करना होता है कि इनकम के चेंज होने से सेविंग में ज़्यादा चेंज आता है। हमेशा चेंज इन सेविंग इज़ मोर देन चेंज इन इनकम, ठीक है, क्योंकि कंजम्पशन तो कम ही करोगे तो सेविंग तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हुई ना। तो ये हो गया आपका चेंज इन इनकम और ये हो गया आपका चेंज इन सेविंग्स। तो अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से डॉटेड लाइन ही प्रॉपर डायग्राम बना लूँ तो ये इस टाइप की चली जाएगी, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ सेविंग कर्व SS, इसको पॉइंट ले लेते हैं A, इसको पॉइंट ले लेते हैं B। तो अगर मैंने यहाँ पे MPS का फॉर्मूला लिखना है, MPS क्या होता है, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो चेंज इन सेविंग कितना हो गया, SS1 ये वाला एरिया, ठीक है, और चेंज इन इनकम ये वाला एरिया हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ YY1, समझ गई बात। अब अगर मैं थोड़ी शेखी मारने की कोशिश करूं तो इसको मैं पॉइंट से C दे दूं डॉटेड लाइन से, तो ये भी तो आपकी चेंज इन सेविंग होगी। तो ये कितनी होगी BC डिवाइडेड बाय ये के कितनी होगी चेंज इन इनकम, ये कितना हो गया AC। तो BC डिवाइडेड बाय AC भी तो MPS ही होती है और ये भी क्या होती है इसकी स्लोप, ठीक है। तो MPS इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आपको स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला बताता हूँ। पूरी इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज़ की स्लोप निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो क्योंकि वाई एक्सिस में हमने सेविंग्स दी हुई है तो ये चेंज इन सेविंग होगी डिवाइडेड बाय ये चेंज इन इनकम होगी। तो सिंपल वर्ड्स में चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम को ही तो हम MPS कहते हैं। तो MPS इज नथिंग बट स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS। APC क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। APS क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो चलिए शुरू करते हैं। APC का फॉर्मूला आपको पता ही है कि कंजम्पशन ओवर इनकम होता है। इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ। APS जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है इसका फॉर्मूला होता है सेविंग ओवर इनकम। इसको इक्वेशन दे देता हूँ 2। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूं तो उसके लिए मैं लिखता हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेता हूं तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो नीचे लिख लेता हूं APC प्लस APS इट इज इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय Y प्लस S डिवाइडेड बाय Y। तो अगर मैं Y को LCM ले लूं, Y को LCM ले लूं तो ऊपर क्या बचा, C प्लस S। समझ गई बात, यहां तक क्लियर होगी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और लिखते हैं APC प्लस APS इज इक्वल्स टू C प्लस S डिवाइडेड बाय Y। ये तो लास्ट पेज तक ही था, तो मैं साइड पे लिख लेता हूं क्योंकि इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होती है। इनकम क्या होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो मैं ऊपर जो लिखा है C प्लस S इसकी जगह इनकम भी पुट कर सकता हूं। तो मैंने ऊपर भी इनकम पुट कर दिया, नीचे तो इनकम है ही। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। तो हमेशा APC और APS को अगर हम ऐड करें तो हमेशा 1 आता है और ये न्यूमेरिकल्स के लिए डेडली है। मैं इसको सॉरी ऊपर नीचे करके भी लिख सकता हूं। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि APC इज इक्वल्स टू 1 माइनस APS and vice versa APS is equals to 1 minus APC. It is very important from numerical point of view. Okay. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS। MPC क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड MPS क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं MPC, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम, मतलब डेल्टा C बाय डेल्टा Y। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला है डेल्टा S बाय डेल्टा Y, मतलब चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो उसी तरीके से एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं और क्या मिलता है हमें, वी गेट MPC प्लस MPS। ओहो, यहाँ मैंने APS लिख दिया, MPS लिखते हैं। MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा Y प्लस डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा Y। तो इसके अंदर जो चेंज इन इनकम है, मतलब डेल्टा Y है, वो LCM आ गया हमारा, ठीक है। तो ऊपर आ गया डेल्टा C प्लस डेल्टा S। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया MPC प्लस MPS इट इज इक्वल्स टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा Y। तो ये सब आपको पता ही है कि इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर इनकम में चेंज आई तो कंजम्पशन में भी चेंज आएगी और सेविंग में भी चेंज आएगी,
ठीक है। तो इसी वजह से जो न्यूमरेटर में लिखा है डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, मतलब चेंज इन सेविंग प्लस चेंज इन कंजम्पशन, जो ऊपर लिखा है उसकी जगह चेंज इन इनकम हम लिख देंगे। तो ऊपर आ गया चेंज इन इनकम, नीचे भी चेंज इन इनकम है, तो ये आपस में कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 1। तो हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि एमपीसी प्लस एमपीएस, हमेशा अगर हम इसको ऐड करें एमपीसी और एमपीएस को, तो हमेशा 1 आता है। तो इसको हम उल्ट पुल्ट भी कर सकते हैं कि एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस और एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। आप साथ साथ पॉज कर करके इसको साथ के साथ लिखोगे तो बहुत आपको मजा आएगा और आपके नोट्स भी बन जाएंगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को एडीबी कहा जाता है, कैपिटल ए कैपिटल डी। एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को। इसका फॉर्मूला है एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी क्या होता है? कंजम्पशन, आई क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, जी क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड एक्स एक्सपोर्ट्स को कहते हैं, कैपिटल एक्स, और एम इंपोर्ट्स को। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम नेट एक्सपोर्ट्स भी कह सकते हैं। तो इसका डायग्राम सिंपल सा डायग्राम है। एक्स एक्सिस पे मैंने दिया हुआ है इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, कई जगह पे सिर्फ इनकम दिया होता है, कई जगह पे एम्प्लॉयमेंट, और कई जगह पे इसको जीडीपी भी कहा होता है। नेक्स्ट वाई एक्सिस पे दिया एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड ऊपर से शुरू होती है, मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नहीं शुरू होती, और 45 डिग्री की नहीं जाती है, ठीक है। ये 45 डिग्री से कम नीचे जाती है। इसका मतलब ये है कि जब इनकम जीरो है फिर भी इतनी डिमांड तो है ना, ठीक है। और जैसे जैसे इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट बढ़ती है और एग्रीगेट डिमांड जो है वो प्रपोर्शनेटली नहीं बढ़ती। एग्रीगेट डिमांड का जो छोटा फॉर्मूला है वो सिर्फ सी प्लस आई है। अगर हम ये मान लें कि इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है तो ये जी एग्जिस्ट नहीं करता, ये खत्म हो जाता है। और अगर हम मान लें कि क्लोज्ड इकोनॉमी है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी खत्म हो जाता है। तो एग्रीगेट डिमांड का छोटा फॉर्मूला सिर्फ सी प्लस आई माना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड वर्सेस मार्केट डिमांड। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यही नहीं पता लगता कि एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या फ़र्क है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड सारे के सारे गुड्स और सारे की सारी सर्विसेज की डिमांड का टोटल कर दें तो एग्रीगेट डिमांड बनता है। ऑन द अदर हैंड ये जो मार्केट डिमांड है ये माइक्रो का कंसेप्ट है। माइक्रो किससे डील करता था? इंडिविजुअल से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहती है? मार्केट डिमांड रिलेट्स टू द डिमांड फॉर वन गुड इन होल मार्केट एट अ पर्टिकुलर प्राइस। एक पर्टिकुलर प्राइस पे पूरी की पूरी मार्केट में एक चीज की कितनी डिमांड होगी बाय वेरियस कंज्यूमर्स, ठीक है, उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड, मार्केट डिमांड एक गुड की पूरी मार्केट में कितनी डिमांड है एक पर्टिकुलर प्राइस पे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है एग्रीगेट सप्लाई। इसको कैपिटल ए और कैपिटल एस भी कहा जाता है। एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है? इट रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। सारे गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई इकोनॉमी में जो होती है उसे एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला है सी प्लस एस। सी मतलब कंजम्पशन, एस मतलब सेविंग्स। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे मैंने आपको इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट दिया है, यहाँ पे जीडीपी भी लिख सकते हो। वाई एक्सिस पे एग्रीगेट सप्लाई, और ये एग्रीगेट सप्लाई हमेशा 45 डिग्री पे होती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको थोड़ा सा रफली समझा देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट और दूसरी साइड लिख दिया एग्रीगेट सप्लाई। मान लो ये 0, 10, 20, 30 एंड 40, ठीक है। तो अगर इनकम जीरो है, मतलब कहीं तनख्वाह नहीं मिल रही, तो एम्प्लॉयमेंट भी जीरो होगी, मतलब कोई काम नहीं कर रहा। जब काम ही नहीं कर रहा तो आउटपुट भी जीरो ही बनाएगा, और अगर आउटपुट जीरो बनाएगा तो सप्लाई भी जीरो ही करेगा ना, जब बनाया नहीं कुछ। तो जितनी ये काम करता रहेगा उतना ही सप्लाई होती रहेगी। तो ये क्लासिकल थ्योरी ये मान के चलती है कि ये 45 डिग्री होती है। आई होप। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है एग्रीगेट सप्लाई वर्सेस मार्केट सप्लाई। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सब की सप्लाई का टोटल कर दिया जाए तो उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। वेयर एज मार्केट सप्लाई रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर गुड एट अ पर्टिकुलर प्राइस इन होल मार्केट। तो जो मार्केट सप्लाई है ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि एक गुड की पूरी मार्केट में कितनी सप्लाई है एक पर्टिकुलर प्राइस पे। तो एग्रीगेट सप्लाई सारे गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई, और मार्केट सप्लाई एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक गुड की पूरी मार्केट में जितनी भी सप्लाई है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है इक्विलिब्रियम।
तो इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, चलिए शुरू करते हैं। इक्विलिब्रियम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं। ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। एग्रीगेट डिमांड का जो छोटा फॉर्मूला होता है वो C+I होता है और एग्रीगेट सप्लाई का जो छोटा फॉर्मूला होता है वो C+S होता है। तो अगर मैं यहाँ से C कैंसिल कर दूं, यहाँ से C और C कैंसिल हो गए, तो असल में इक्विलिब्रियम तब होता है जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होते हैं। अब इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने की दो अप्रोचेज मैं डिस्कस करूंगा आगे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ सिर्फ मैंने डिस्कस करना था इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो नेक्स्ट, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अंडर हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट इज अचीव्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये अप्रोच कहती है कि इक्विलिब्रियम लेवल मैक्रो इकोनॉमिक्स में तभी अचीव होता है जब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो। तो मैंने टेबल एंड डायग्राम बनाए हैं। एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी कहते हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो एक कॉलम में मैंने इनकम लिखी है, दूसरे में कंजम्पशन, थर्ड कॉलम में इन्वेस्टमेंट और फिर एग्रीगेट डिमांड बनाई है C+I, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का छोटा फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इनकम में मैंने 20-20 का गैप रखा है, ठीक है। कंजम्पशन मैंने 30 से शुरू किया और 10-10 से बढ़ाई है। क्यों? क्योंकि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कम बढ़ती है। अगर इनकम 20 से बढ़ रही है तो कंजम्पशन 20 से नहीं बढ़ेगी। ये साइकोलॉजिकल लॉ है जो ग्रेजुएशन लेवल पे आता है, वो भी मैंने आगे डिस्कस करना है। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ली गई है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसका इनकम और प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट होगी ही होगी। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो होती है जो इनकम के चेंज होने से या प्रॉफिट के चेंज होने से चेंज होती है, पॉजिटिव रिलेशन होता है उसमें। मगर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में ये रिलेशन नहीं होता। इनकम या प्रॉफिट जो भी हो, ये इन्वेस्टमेंट इतनी की इतनी ही रहेगी। अब हम पहला एग्रीगेट डिमांड निकालेंगे, C+I। C कितना है 30, I कितना है 20, तो एग्रीगेट डिमांड कितना आ गया 50। तो ऐसे ही सबको टोटल कर लेंगे। और इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पे एग्रीगेट सप्लाई, मतलब ये जो इनकम है, एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी कहते हैं, और एग्रीगेट डिमांड है जो बराबर है। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट इससे डिटरमिन किए जाएंगे। अगर इसको हमने डायग्राम की फॉर्म में बनाना है तो एग्रीगेट डिमांड का मैंने ब्लू लाइन बनाई हुई है और एग्रीगेट सप्लाई जो कि 45 डिग्री होती है मैंने ग्रीन लाइन बनाई है। जहां पे दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट होती हैं उसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो इस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है व्हाट हैपेंस इफ एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। क्या होगा इकोनॉमी में अगर सप्लाई ज्यादा हो जाए और डिमांड कम रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, सम ऑफ द गुड्स वुड रिमेन अनसोल्ड। कुछ चीजें ऐसी रह जाएंगी मार्केट में जो बिकेंगी नहीं, क्योंकि सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड उनकी है नहीं मार्केट में। टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक, तो उस स्टॉक को भी तो बेचना तो है ना दुकानदार ने। द प्रोड्यूसर्स वुड प्लान अ कट इन प्रोडक्शन। तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, जब तक उनका पिछला माल नहीं बिकता वो आगे फर्दर माल बनाना बंद कर देंगे या कम कर देंगे पहले से। उसकी वजह से क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई वुड फॉल एंड बिकम इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। तो क्या होगा, सप्लाई शॉर्ट पड़ जाएगी और सप्लाई गिर के डिमांड के बराबर हो जाएगी। तो जब भी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होती है और एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो उस सिचुएशन में मार्केट में जो प्राइजेज हैं वो क्रैश कर जाते हैं, क्योंकि अगर उनको अपना पिछला माल क्लियर करना है, स्टॉक को क्लियर करना है, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस गिर जाते हैं। तो ये डिफ्लेशनरी प्रेशर्स क्रिएट करती है जब भी एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो और एग्रीगेट डिमांड कम हो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है व्हाट हैपेंस इफ एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड। सप्लाई कम हो गई और डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा। When aggregate supply is less than aggregate demand, the existing stock of producers would be sold out and the producer would suffer loss of unfulfilled demand. तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है तो सारा का सारा माल मार्केट से खत्म हो जाएगा और प्रोड्यूसर्स को लॉस होगा। क्यों? अभी भी मार्केट में अनफुलफिल्ड डिमांड रहती है। अगर उन्होंने माल ज्यादा बनाया होता तो सप्लाई ज्यादा रखी होती तो मार्केट में जितनी भी डिमांड है वो पूरी हो जाती है और उनको भी, प्रोड्यूसर्स को भी प्रॉफिट हो जाता। ठीक है। टू रीबिल्ड द डिजायर्ड स्टॉक्स and avoid the loss of unfulfilled demand, the producer would plan a greater production. तो जब प्रोड्यूसर देखते हैं कि मार्केट में सप्लाई तो बड़ी कम हुई थी तो वो अगले साल या नेक्स्ट टाइम पीरियड, नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट मंथ, जो भी नेक्स्ट पीरियड होगा उसमें डबल ट्रिपल बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो डिमांड के बराबर आ सके। इन दिस वे एग्रीगेट सप्लाई वुड इंक्रीज एंड बिकम्स इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें जो सप्लाई है वो कम है और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से प्राइजेस शूट अप कर जाते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के इक्विलिब्रियम का एक और पार्ट जिसका नाम है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट इज अचीव्ड व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो ये अप्रोच कहती है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई तो इक्वल होती है, मगर जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है वहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होती है। तो एग्रीगेट डिमांड का छोटा फॉर्मूला था सी प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई का छोटा फॉर्मूला सी प्लस एस, सी कट गए तो इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होती है। तो जब भी एडी और एएस बराबर होते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर है। इसको हमने टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कॉलम मैंने बनाया इनकम का, इसमें मैंने 2020 का गैप रखा है, 0 से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट कॉलम बनाया कंजम्पशन का, इसमें 10 का गैप रखा है। ये आपको बताना जरूरी है कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कम बढ़ती है, इनकम 20 से चेंज हो रही है और कंजम्पशन 10 से चेंज हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस कंजम्पशन। तो शुरू में जो सेविंग्स है वो नेगेटिव होगी। क्यों? शुरू में तनख्वाह कम होगी और उसको क्या पता तनख्वाह हो ही ना, मगर मिनिमम कंजम्पशन तो करनी है ना, तो इसलिए शुरू में ये नेगेटिव हो जाती है। मोर ओवर शुरू में अगर आपकी तनख्वाह बढ़ती है मगर कंजम्पशन आपकी ज़्यादा है तनख्वाह से, तब भी नेगेटिव हो सकती है सेविंग्स। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? यहाँ पे हमने फिर से इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस ली है, जैसे हमने पिछली वीडियो में ली थी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले टॉपिक में। वहाँ मैंने बताया था ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो कांस्टेंट रहती है। तो अब अगर हम देखें कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम वहाँ पे होगा जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ बराबर है? सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है 100 लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पे। इस पे क्या है, सेविंग भी 20 है और इन्वेस्टमेंट भी 20 है। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर इसको डायग्राम से देखें तो शुरू में मैंने बताया था कि नेगेटिव होगी और इन्वेस्टमेंट जो है वो तो ऑटोनॉमस है। ठीक है, ऑटोनॉमस शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखनी शॉर्ट फॉर्म पेपर में। तो जहाँ पे भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कट होती है वो इक्विलिब्रियम माना जाता है। और इसको इस तरीके से भी कई बुक्स में दिखाया गया है कि जैसे ये देखो, ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये एग्रीगेट डिमांड है, और ये नीचे एक और डायग्राम बना दिया, इससे यहाँ से डॉटेड लाइन खींच ली, और जहाँ पे ये सेविंग है मतलब ये इन्वेस्टमेंट कर्व है, और जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं उसी के सामने ये सेविंग का बता दी शुरू में नेगेटिव, तो ये इक्विलिब्रियम के सामने ये इक्विलिब्रियम आता है। तो बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो बाल की खाल निकालने वाली बात है ये। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच ये कहते हैं कि जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं वो इक्विलिब्रियम होता है। अब हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है व्हाट हैपन्स इफ सेविंग्स इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। अगर सेविंग्स ज़्यादा होगी और इन्वेस्टमेंट कम होगी तो क्या होगा? अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए, सब सेव करने लग गए तो मार्केट में तो सामान ही नहीं ना बिकेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेविंग अच्छी मानी जाती है, इंडिविजुअल सेव करे तो बहुत अच्छा है, मगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में सारे सेव करने लगे तो मार्केट का पट्टा बैठ जाएगा, मतलब मार्केट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है। तो व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड बी लेस देन व्हाट इज नीडेड टू बाय द प्लान्ड आउटपुट। जब भी हम सेविंग ज़्यादा करेंगे तो इकोनॉमी में पूरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर खर्चा कम हो जाएगा, और जब खर्चा कम हो जाएगा आउटपुट उसके हिसाब से ज़्यादा बनी हुई है। सम आउटपुट वुड रिमेन अनसोल्ड, कुछ माल बिकेगा नहीं, एंड प्रोड्यूसर विल हैव अनडिजायर्ड स्टॉक्स। तो प्रोड्यूसर के पास अनडिजायर्ड स्टॉक्स रह जाएंगे क्योंकि लोगों ने सेविंग ज़्यादा शुरू कर दी और मार्केट से कोई सामान नहीं खरीद रहा, जो कि रिसेशनरी सिचुएशंस में होता है। जैसे कोरोना वायरस के बाद डिमांड इतनी ज़्यादा पिकअप नहीं कर रही क्योंकि लोग इतने सीरियस हो गए हैं और वो पैसे जोड़ के रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 1947 जैसी सिचुएशन कोरोना वायरस में ही आई थी और उस टाइम पे पैसे बहुत ज़रूरी चाहिए होते, क्योंकि लोगों की जो जॉब लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो गई। टू क्लियर दिस स्टॉक द प्रोड्यूसर्स कुड प्लान लेसर आउटपुट एम्प्लॉइंग लेसर इनकम। तो इस स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा? कम माल बनाएगा। जब माल कम बनाएगा तो इनकम कम जनरेट होगी, और लेसर इनकम वुड मीन लेसर सेविंग। तो जितनी इनकम कम होगी लोग उतना ही कम सेव कर पाएंगे, इस वजह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। ये क्लासिकल थ्योरी कहती है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है व्हाट हैपन्स इफ सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो क्या होगा? When savings are less than investment, aggregate expenditure in the economy would be greater than what is required to buy the planned output. भाई सारे के सारे इन्वेस्टमेंट ही करी जा रहे हैं तो डिमांड तो हाई होगी और सेविंग कम हो रही है, तो जो माल बना हुआ है, जो एग्रीगेट सप्लाई है, इस सिचुएशन में वो कम रह जाएगी और आउटपुट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, जो मैं पहले बोल चुका हूँ। द प्रोड्यूसर्स वुड सफर लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। एकदम से डिमांड इतनी आ जाएगी कि प्रोड्यूसर ने तो सोचा नहीं होगा, उन्होंने उतना माल बनाया नहीं मार्केट में, तो सप्लाई कम रहेगी, डिमांड काफ़ी ज़्यादा चलेगी। तो प्रोड्यूसर को एक टाइप का लॉस हुआ। अगर वो बना लेते तो वो डिमांड को फुलफिल कर देते और अच्छे खासे प्रॉफिट कमाते। दिस विल प्रॉम्प्ट
द प्रोड्यूसर टू प्लान हायर आउटपुट। अब इससे जो है प्रोड्यूसर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगले टाइम पीरियड में हम ज़्यादा माल बनाएंगे। हायर आउटपुट वुड मीन हायर इनकम, जितने ज़्यादा आउटपुट बनाएंगे उतनी ज़्यादा इनकम जनरेट होगी। हायर इनकम वुड मीन हायर सेविंग्स, जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी, आपको पता है इनकम के बढ़ने से सेविंग्स की परसेंटेज ज़्यादा बढ़ती है। दिस वुड कंटिन्यू, दिस प्रोसेस वुड कंटिन्यू टिल सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं आ जाए। ये व्यूज़ किसके हैं, क्लासिकल थ्योरी के। किनीजियन थ्योरी के व्यूज़ थोड़े डिफरेंट है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा जब किनीजियन का टॉपिक करा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को हम कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में मल्टीप्लायर क्या होता है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो इनकम कई गुना बढ़ जाती है। अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और इनकम 3 लाख की हो गई तो हमारा पैसा, हमारी इन्वेस्टमेंट कितने गुना होगी, 3 गुना होगी ना। तो मल्टीप्लायर कितना हो गया, 3। मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं और मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी 3। तो मल्टीप्लायर कहता है कि इनकम के इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने से इनकम कितने गुना बढ़ती है, उस गुना को मल्टीप्लायर कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में शुरू करते हैं। मल्टीप्लायर रिलेट्स टू चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनकम में चेंज कितना आया अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज करें तो। व्हेन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज, जब भी हम इन्वेस्टमेंट किसी भी इकोनॉमी में बढ़ाते हैं, द लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो इंक्रीजेज, उसकी वजह से इनकम भी बढ़ जाती है। बट द लेवल ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज मैनी टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। बट इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने से इनकम का लेवल कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। जितने गुना बड़ा होता है उसे मल्टीप्लायर कहा जाता है। तो अब कीन्स की लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर टेल्स अस that when there is an increment मतलब increase in the aggregate investment, अगर aggregate investment बढ़ाते हैं, income will increase by an amount which is k times of the increment of investment। तो उसकी वजह से जो इनकम बढ़ेगी वो k गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो k गुना बढ़ जाएगी। समझ की बात। तो ये कह रहे हैं कि जब भी हम एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो इकोनॉमी में इनकम भी इंक्रीज हो जाती है। कितनी इंक्रीज हो जाती है, के गुना ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 3 लाख रुपए इनकम बढ़ गई, तो फिर हम कहेंगे मल्टीप्लायर 3 है। तो इसका फॉर्मूला के इज मल्टीप्लायर, इट इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये है चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी और एमपीएस। एमपीसी के साथ अलग रिलेशन, एमपीएस के साथ अलग है, वो भी एक्सप्लेन करूंगा साथ के साथ। तो हमें ये पता है इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर इनकम में चेंज आई तो कंजम्पशन में भी चेंज आएगी और इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आएगी। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय चेंज इन इनकम, अगर इस साइड को भी चेंज इन इनकम से डिवाइड करेंगे, इसके नीचे भी हमने चेंज इन इनकम लिख दिया। अब चेंज इन इनकम कट के तो 1 आ गया। अब इन दोनों के नीचे चेंज इन इनकम है तो मैं अलग अलग, दोनों के अलग अलग नीचे चेंज इन इनकम लिख देता हूँ। अब होगा क्या, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड अगर मैं इधर लेके आऊं तो ये जो निशान था ये तो प्लस था, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये निशान हो जाएगा माइनस में। समझ गए बात। और ये इस साइड का इस साइड ही रहा, जो राइट हैंड साइड है। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग इनवर्स ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का उल्टा ले लेते हैं। तो इस साइड का जो इनवर्स बनेगा वो होगा 1 ओवर दिस साइड। और ये तो क्योंकि एक ही रकम है तो जो नीचे लिखा था वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो आपको याद होगा चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम तो एमपीसी होती है। और ये वाला जो फॉर्मूला है चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बताया था ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। तो इसकी जगह पे मैंने के लिख दिया और इसकी जगह 1/1 माइनस एमपीसी। तो मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला हो गया। और आपको पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है। ठीक है, या एमपीएस निकालना तो 1 माइनस एमपीसी होता है। तो 1 माइनस एमपीसी की जगह मैं एमपीएस भी लिख सकता हूँ। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एमपीसी या मल्टीप्लायर एमपीएस के बीच में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप ऑफ मल्टीप्लायर एंड एमपीसी एमपीएस एंड मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है। इस सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर हम 2 तरीके से करेंगे। पहला है स्टैटिक वर्किंग और दूसरा है डायनेमिक वर्किंग। स्टैटिक वर्किंग क्या होता है, स्टैटिक वर्किंग में क्या होता है वो सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखा है, अंडर दिस वर्किंग वी सिंपली डिस्कस द शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। हम स्टैटिक वर्किंग में सिर्फ ये बताते हैं कि हमने फलां जो है इतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई और पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ये था, बाद में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इतना हो गया। ये नहीं डिस्कस करते कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो स्टैटिक वर्किंग सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बताती है, क्यों कैसे का जवाब नहीं देती। तो इसमें फर्स्ट सिचुएशन आ जाता है फॉरवर्ड वर्किंग। फॉरवर्ड वर्किंग एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जब भी हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं तो इनकम कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, फॉरवर्ड मतलब आगे जाना। तो इट इज अ सिचुएशन अंडर विच
एनी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू मैनी टाइम्स इंक्रीज इन इनकम। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो इनकम कई गुना बढ़ जाती है। इसका डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस पे मैंने दिया हुआ है इनकम, वाई एक्सिस पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ। ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व मैंने पहले की बनाई हुई है, एग्रीगेट डिमांड कर्व बना रहा हूँ। ये बन गई एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एग्रीगेट डिमांड कर्व। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं ये इक्विलिब्रियम है, और अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से जोड़ता हूँ तो ये इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है। जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, आपको ये पता है ना, एडी का फॉर्मूला, छोटा फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई। अब आप खुद सोचो, अगर इन्वेस्टमेंट में बढ़ाऊंगा तो इसमें प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी करूंगा तो एडी तो बढ़ेगी ही, क्योंकि इन तीनों को ऐड करके तो ये बन रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, जब भी मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा एडी कर्व पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी अपवर्ड, ठीक है। मैं ये पैरेलल शिफ्ट नहीं कर पाया हूँ, रुको, इसको पैरेलल शिफ्ट करने की स्कीम देखता हूँ टैबलेट में, ठीक है। कॉपी यहाँ पे कर देता हूँ, पेस्ट, ठीक है। तो अब जो चेंज आएगा ना वो पैरेलल आएगा, ठीक है। तो ये हमने पैरेलल शिफ्ट कर दी है, और मैं इसको नाम दे देता हूँ नया AD1। अब नई डिमांड कर्व जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो सप्लाई कर्व को E1 पॉइंट पे काट रही है, तो ये E1 पॉइंट नया इक्विलिब्रियम है। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से जोड़ूं तो नई इनकम कितनी होगी, Y1। अब खुद सोचो, इतनी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी, इसकी वजह से इनकम ज़्यादा नहीं बढ़ गई। तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम ज़्यादा बढ़ती है, इसको फॉरवर्ड वर्किंग कहते हैं। और इस केस में हम सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम कर रहे हैं कि पहले इक्विलिब्रियम ये था, फिर इक्विलिब्रियम ये था, भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ी और इनकम बढ़ गई। क्यों बढ़ी, कैसे बढ़ी, ये हम नहीं डिस्कस कर रहे, ये डायनामिक वर्किंग में हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो था फॉरवर्ड वर्किंग, जो हमें बताता है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ती है। नेक्स्ट इससे उल्टा बैकवर्ड वर्किंग। बैकवर्ड वर्किंग कहता है कि जब भी इन्वेस्टमेंट गिर जाती है तो इकोनॉमी गिर जाती है और इनकम लेवल भी गिर जाता है। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच विद द डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इनकम फॉल्स मैनी टाइम्स मोर। जब भी इन्वेस्टमेंट कम कर दोगे तो इनकम भी कम हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने ये एग्रीगेट डिमांड कर्व पहले बनाई, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओहो मैंने पेन दूसरा शुरू किया हुआ है, AD। तो नया इक्विलिब्रियम क्या है, नया नहीं मतलब इनिशियल इक्विलिब्रियम, ये आप इसकी सीधी लाइनें खींच लेना, यहाँ पे स्केल का थोड़ा झमेला है। तो ये बन गया, ये हमारा बन गया पहले वाला है, ठीक है। अब अगर इन्वेस्टमेंट गिरेगी तो आपको मैंने पीछे बताया था कि अगर इन्वेस्टमेंट गिरेगी तो AD कर्व नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं और इसका नया नाम दे देते हैं आपका AD1, ठीक है। ओहो, बैक करते हैं इसको और इसका नया नाम दे देते हैं AD1। तो ये हो गया E1। तो अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से नीचे खींचूं तो ये हो गया Y1। आप खुद सोचो, इन्वेस्टमेंट तो इतनी सी गिरी, तो इनकम इससे काफ़ी गुना ज़्यादा नहीं गिर गई, 1 पॉइंट समथिंग टाइम। तो इसे कहते हैं बैकवर्ड वर्किंग। तो बैकवर्ड वर्किंग कहती है कि जब भी इन्वेस्टमेंट गिरा देते हैं तो इनकम उससे ज़्यादा ही गिरती है, ठीक है। इसमें भी हमने क्या किया, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, पहले इक्विलिब्रियम ऊपर था फिर नीचे चला गया। तो जब भी हम इसको थोड़ा शॉर्ट करके बताते हैं कि स्टैटिक वर्किंग एक ऐसी वर्किंग है जिसमें सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर डिस्कस की जाती है। क्यों और कैसे ये डिस्कस नहीं किया जाता, सिर्फ ये कहते हैं भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इनकम बढ़ गई ज़्यादा उससे, और इन्वेस्टमेंट गिर गई तो इनकम उससे ज़्यादा गिर गई। अब हम नेक्स्ट वर्किंग पे चलते हैं जिसका नाम है डायनेमिक वर्किंग। डायनेमिक वर्किंग एक ऐसी वर्किंग है जिसके अंडर वी डिस्कस द इनकम जनरेशन प्रोसेस। हम ये पूरा प्रोसेस डिस्कस करते हैं कि इनकम जनरेट कैसे होती है। इट कैन बी डिस्कस्ड अंडर 2 सिचुएशंस। पहली सिचुएशन, सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जब इकोनॉमी में एक ही बार इन्वेस्टमेंट की जाए तो इनकम बढ़ेगी, मगर सिर्फ एक ही बार बढ़ेगी, ठीक है। तो इट इज़ अ सिचुएशन इन विच इफ द इन्वेस्टमेंट इज मेड ओनली वंस द इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज ओनली वंस। अगर एक ही बार इन्वेस्टमेंट करोगे तो इनकम भी एक ही बार बढ़ेगी। आफ्टर दैट इनकम विल फॉल टू इट्स इनिशियल लेवल। गिर गिर के दोबारा उसी लेवल पे पहुंचेगी जिस लेवल पे थी। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो वी एज्यूम दैट, हम ये एज्यूम करते हैं कि MPC हाफ है। MPC आपको पता है ना, MPC इज चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। मतलब जब भी आपकी इनकम चेंज होगी, इनकम बढ़ेगी, तो आप उसमें से हाफ खाओगे और हाफ सेव कर लोगे। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है। टेबल में सबसे पहले मैंने यहाँ स्टेजेस लिखे हैं, यहाँ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यहाँ चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। तो फर्स्ट स्टेज में मैंने क्या किया, मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया। अब ये जो 100 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया है, ध्यान से देखना, ये 100 रुपये किसी और की इनकम बन गई। अब आप खुद सोचो, जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं या जो भी क्लाइंट्स मेरे पास अपने केस लड़ने आते हैं, वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो मेरी तनख्वाह बनती है, समझ गए ना बात। तो एक बंदे की इन्वेस्टमेंट दूसरे बंदे की तनख्वाह होती है। अब मैंने क्या किया, जो मेरी मान लो तनख्वाह बनी, ये वाली मान लो ये मेरी तनख्वाह बनी। अब मैंने इस तनख्वाह में से क्या करना है, MPC क्या है, MPC क्या है, MPC हमारा हाफ है। इसमें में से मैंने आधी खाई, ठीक है, मैंने इसमें से हाफ खाई। कितना खाया,
50 रुपीज़, मान लो मैंने कहीं जाके खर्चा कर दिया 50 रुपीज़ किसी दुकान पे, वो 50 रुपीज़ किसी और दुकानदार की तनख्वाह बन गई। अब उस दुकानदार ने हाफ खाया 25, वो 25 किसी और दुकानदार की तनख्वाह बन गई। उस दुकानदार ने हाफ खाया, वो किसी और की तनख्वाह बन गई। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा और ये जो इनकम है ये गिरते 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 वो फिर से उसी जीरो के लेवल पे आ जाएगी। तो चेंज इन इनकम जो है शुरू ही तो हुई थी 100 से, मगर वो गिरती गिरती फिर से इनिशियल लेवल पे आ जाएगी। इसको डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन किया हुआ है, नीचे लिखी हुई है स्टेजेस। तो फर्स्ट स्टेज में 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, सेकेंड स्टेज में वो हाफ होकर 50 हो गया था, थर्ड स्टेज में 25, और यहाँ मैं 4 स्टेज लिखनी भूल गया, ये लो अभी लिख देता हूँ, स्पीड में कभी कभी लिखना भूल जाता हूँ। तो उस केस में 12.5। तो हमने क्या किया, ये जो बार्स बनाए हैं इनके जो सेंटर की जो है इनसे लाइन ज्वाइन कर देनी है और इस लाइन को इनकम जनरेशन पाथ कहते हैं। ये लाइन या ये कर्व नीचे गिर रही है, इसका मतलब ये एक ही बार इन्वेस्टमेंट करो तो इनकम एक ही बार बढ़ती है, इकॉनमी फिर से अपने बुरे पोजीशन में चली जाती है। मगर इससे उल्टी सिचुएशन, कंटिन्यूस इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहे तो ये एक ऐसी सिचुएशन है इन विच इफ द इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन रेगुलर इंटरवल्स द इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज रेगुलरली। अगर इन्वेस्टमेंट रेगुलरली करोगे तो इनकम भी रेगुलरली आएगी। इसका भी टेबल एंड डायग्राम मैंने बनाया है। हमने भी इसमें अजम्पशन किया है कि एमपीसी हाफ है, तो इसमें फिर से वही बात, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेज में 100 रुपये इन्वेस्ट किया, वो 100 रुपये किसी की बन गई तनख्वाह। अब उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने 50 रुपये खाए, ठीक है। तो ये 50 रुपये तो किसी की तनख्वाह बनी है, प्लस 100 रुपये और इन्वेस्ट कर देंगे, तो ये 100 और ये 50, टोटल तनख्वाह कितनी होगी, 150। समझ गए बात। तो अब जब 150 तनख्वाह थी इकॉनमी में, तो उस 150 में से 150 में से 75 क्या होते हैं, खर्च हो जाते हैं। अब ये 75 तो खर्च हो गए, जो खर्च हुए वो तो किसी की तनख्वाह बनी और साइमल्टेनियसली 100 और इन्वेस्ट कर दिया, तो ये 100 और ये 75 मिला के टोटल होगी 175। अब 175 का हाफ खर्च हुआ, तो जब हाफ खर्च हुआ तो वो तो है 87.5, तो 100 और इन्वेस्ट हो गए, तो 100 इन्वेस्ट हुए प्लस 87.5, तो टोटल तनख्वाह बन गई 187.5। तो इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो इनकम लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये कहा गया है कि जब भी हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम भी रेगुलरली ही बढ़ेगी, ठीक है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फर्स्ट स्टेज पे 100 थी, सेकंड स्टेज पे 150, थर्ड स्टेज में ये 175 और 187.5। तो अब इसमें डायग्राम बनाने के चक्कर में हमने इसके बार्स के जो सेंटर पॉइंट है वो जो है वो ज्वाइन करा लिए, और जो इनकम जनरेशन पाथ है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कई गुना बढ़ रही है। आई होप आपको ये सारी वीडियो पसंद आई होगी।